जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सीटेट के मैराथन में हम देखने वाले हैं प्रश्नों को, पीवाईक्यू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन प्रश्नों को देखेंगे, टॉप प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे पढ़ते पढ़ते बच्चों से प्रश्न पूछ लिया जाए, इससे पता चल जाता है कि बच्चे क्या क्या सीखे हैं। तब अगर जहाँ पे गलती है उसको तुरंत वहीं सुधार किया जाता है। तो यही होता है का सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें जो है दिया है, पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना, ये तो कॉपीराइट कराना ही नहीं है, लिखित परीक्षा के लिए तैयार करना ही नहीं, मुख्य संवादों को सुंदर के रूप में नहीं। तो इसमें पढ़े गए नाटक का मंचन यानी यहाँ पे वास्तविकता से संबंधित है, उसको जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट उसको उसके रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सतत और व्यापक मूल्यांकन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका वीडियो जो है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ से देख सकते हैं। आगे है, पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। क्या है, तो पठन कौशल से क्या अभिप्राय है। लिपि चिन्हों की पहचान नहीं, वाक्यों को पढ़ना नहीं, शब्दों को पढ़ना नहीं, पढ़कर समझना। यहाँ तक कि एनईपी या एनसीएफ या जो है आरटी हो, सब संरचनात्मक समझ पर जोर देते हैं, संरचनात्मक समझ पे ज़्यादा जो है बातें करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन की बातें करते हैं। तो पठन कौशल से अभिप्राय है कि पढ़कर समझना। और एक बात जो है, इसमें कुछ पठन अक्षमता भी होती है, जैसे डिसग्राफिया एक होती है। डिसग्राफिया लेखन से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं, बच्चा यदि लिख नहीं पाता उसके अंदर डिसग्राफिया होता है। अगर एक होता है डिसकैलकुलिया, यानी जो है बच्चा अगर जो है गुणन जो है गणना नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर गणितीय अक्षमता से संबंधित को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अगर कोई बच्चा हमेशा टेंशन में है तो उसके अंदर है डिस्थीमिया, यानी तनाव से संबंधित अक्षमता को डिस्थीमिया कहा जाता है। एक होता है डिसलेक्सिया, यानी पठन विकार से अगर बच्चा कोई पढ़ नहीं पाता है तो वहाँ पे उसे के अंदर कौन से विकार होगा, तो डिसलेक्सिया। आगे देखते हैं, किस तरह के लेखन को आकलन में शामिल करना उचित है। सूचना संदेश, डायरी, विज्ञापन या ये सभी। तो किस तरह के लेखन को आकलन में, सूचना संदेश भी रखना चाहिए, डायरी भी, विज्ञापन के, और ये सभी जो है इसका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लेखन के आकलन शामिल करना है, उसमें सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिस्फाजिया का संबंध किससे है। तो डिस्फाजिया है तो गणना संबंधी अक्षमता, तो मैंने बताया डिसकैलकुलिया हो जाएगा। बोलने संबंधी है तो डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता है तो डिसग्राफिया, डिस्फाजिया है पठन अक्षमता, तो इसमें क्या हो जाएगा, पठन अक्षमता। तो इसका जो है नहीं, इसमें जो है पठन अक्षमता नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ होगा डिसग्राफिया। क्या होगा, डिसग्राफिया, तब जो है लेखन जो है अक्षमता होगा। आगे है, पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य क्या है। पूरक पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है क्या, बलपूर्वक पढ़ना नहीं, अतिरिक्त गृह कार्य देना, बच्चों को ज़्यादा कार्य देना ही नहीं है, उसको समझ पर चीज़ें देना है कि सोच विचार कर अपने स्वयं करके ले आए, गंभीर साहित्य पढ़ाना, गंभीर कठोर शब्द है, इसको देखते ही गलत, बलपूर्वक गलत नेगेटिव शब्द है, वाचन अभ्यास, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या।
संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना, उनकी परिभाषा याद तो करवाना ही नेगेटिव टैग वर्ड, उनका क्रम याद करना, याद करवाना ही नेगेटिव टैग वर्ड, उनके अर्थ को जानना और संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का प्रयोग हम लोग अच्छे से कर सके, कहाँ पे प्रयोग करना है, जैसे है अजल गगरी छलकत जाए, तो जहाँ पे प्रयोग करना हो उसको अच्छी तरह कर पाए, तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन है, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। आगे क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है क्या? अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना सबसे कम पूछा है, तो ये तो हो जाएगा। समृद्ध भाषा परिवेश, ये तो मोस्ट सबसे बढ़िया हो जाएगा। संचार माध्यमों का परिवेश, तो ऐसे भी तो सीखा जा सकता है भाषा को, जो है रास्ते में जा रहे हो, बोर्ड लिखा है, कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ लिखा मिलता ही रहता है, तो वहाँ से भी भाषा को सीखा जा सकता है। तो इसमें पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग ये नहीं होगा, तो इससे सबसे कम है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती हैं, वह बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती हैं, फिर संज्ञा के बारे में समझाती हैं। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि क्या है? तो इसमें देखो, पहले बच्चों को क्या दिया गया, उदाहरण दे दिया गया, फिर संज्ञा के बारे में बताया जाता है, पहले एग्जाम्पल तब रूल, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। भाषा संसर्ग विधि में क्या होती है, तो भाषा सिखाने की विधि है ये, और इसमें भाषा संसर्ग की विधि में बच्चों को भाषा सिखाया जाता है, मतलब वातावरण में रखकर ही भाषा सिखाया जाता है, भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत आती है। आगमन विधि का विपरीत होता है निगमन विधि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के जनक हैं अरस्तु महोदय। और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, पहले सूक्ष्म चीज़ें बताई जाती हैं, फिर बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर संश्लेषण किया जाता है। और आगमन में ठीक इसी का विपरीत होता है, पहले एग्जाम्पल तब रूल, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, पहले संश्लेषण फिर विश्लेषण, ऐसा जो है आगमन विधि में होता है। तो इसमें पूछा है राधिका द्वारा क्या किया जा रहा है, तो पहले यहाँ पे उदाहरण दे रही है, फिर संज्ञा के बारे में बता रही है, यानी आगमन विधि का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना नहीं, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास नहीं, हिंदी के व्याकरण देखते ही गलत, और कंठस्थ दो गलत, तो वैसे भी ये गलत हो गए। हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देगा, और विविध स्वरूप विविध शब्द ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इसका 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित हो जाता है, किया जाता है नहीं, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है नहीं, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, क्या करने का, आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है, तो नहीं, इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सहायक है क्या? निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निदानात्मक क्या होता है, इसमें बच्चों की गलती को केवल देखा जाता है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे अगर डॉक्टर के पास गए, तो ऐसा है नहीं कि पहले डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर सुई लगा देगा, फिर बोलेगा बेटा बोलो अब क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार निदानात्मक, पहले वो जाओगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ है, कैसे, तो आप उसको बताओगे बुखार हुआ या कुछ हुआ है, बुखार हुआ तो पहले नापेगा, फिर इलाज करेगा। ठीक उसी प्रकार निदानात्मक में जो है बच्चों का देखा जाता है गलती कहाँ पर हो रही है, गलती को देखा जाता है, डायग्नोस्ट किया जाता है, और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। शुद्ध भाषा पर बल शब्द देखते ही काटें, व्याकरणिक नियम देखते ही काटो इसको, साहित्य शिक्षक ए भी, तो इसमें जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अन्य विषयों की कक्षाएं
भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते नहीं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती नहीं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते नहीं। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण, ये विविध या वैविध्यपूर्ण तो देखते ही सही रहेगा, पर अनेक अवसर, दो दो पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया, तो ये जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से जो है सीटेट के क्वेश्चन को आसानी से बहुत अच्छे से हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पढ़ी गई सामग्री तथ्यात्मक कुशलता यानी आपने जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें नहीं जो होता, जैसे हम लोग बातें करते हैं तो नहीं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट जो है फॉर लर्निंग होता है पढ़ने के लिए आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग यानी पढ़ते पढ़ते आकलन किया जाए। तो उसी के अंतर्गत है ये पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे? नहीं। पाठ्य पुस्तक के पंक्तियां पढ़वाएंगे? नहीं। बच्चों से जोर जोर बोलकर? नहीं, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तो पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन महत्व देंगे? कौन से? तो एकांकी? नहीं। तो इसमें ऐसे ही याद कर लेंगे सीधे, निबंध। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुभाषिकता क्या है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता जहाँ बहुभाषिकता से प्रश्न ना उठे। बहुभाषिकता मतलब बहुभाषी प्रश्न। एक तो ऐसे पूछा जाता है कि आपके अंदर अगर कई सारे बच्चे, बहुत संस्कृति के बच्चे, बहुत भाषा के बच्चे आ गए तो आप क्या करेंगे? तो उसको एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि उसको जो है एक, क्या नाम उसको कहते हैं, नकारात्मक के रूप में नहीं लेना है। तो बहुभाषिकता एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं। देखो ये देखते ही तो इसका निगेटिव लेना ही नहीं है। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा, निगेटिव लेना ही नहीं है। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती हैं, ये सही है। भाषा अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती नहीं। बहुभाषिकता से जो है ऐसा क्लास जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत संस्कृति के बच्चे पढ़ते हों, वह बहुभाषिकता से संबंधित होता है। और बहुभाषिकता में बच्चे के अपने एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपनी भाषा संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं और भाईचारा का भी विकास होता है। इसलिए हमेशा इसे क्या करना है, पॉजिटिव रूप में लेना है, और बच्चे की अस्मिता का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है क्या? एकांकी लिखना सिखाना। विभिन्न संदर्भ, देखो विभिन्न शब्द दिख गया, विभिन्न शब्द जहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड दिख जाए देखते ही मारते हैं उसको क्या, टिक, सही। तो एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। आगे क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसे? तो प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये तो परिचर्चा पर महत्व, प्रश्नों के निर्माण, सृजनात्मक लेखन। तो सबसे कम महत्व जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का उद्देश्य है क्या? तो विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। हाँ, ये तो सही है। विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा, मानक तो देखते ही गलत मारे चाहे। विभिन्न स्थितियों में मुहावरे भाषा का प्रयोग करने की, मुहावरे भी नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत, व्याकरण भी नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो इसमें बताना किस बात का ध्यान रखेंगे। तो हो जाएगा आपका किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हैं? तो नहीं। किताबों के पृष्ठ कम हो? नहीं। किताबें बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो। हाँ, आपको जो भी चीज़ करना बाल केंद्रित करना है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज ना करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये।
आगे, भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? ऐसा हो नहीं सकता कि सतत मूल्यांकन से एक प्रश्न ना पूछा जाए। यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानते हैं? नहीं। क्या जानना कि बच्चे पाठ्य पुस्तक नहीं? क्या जानना कि बच्चे भाषा संबंधी किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की नहीं? यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चों को किस प्रकार मदद की आवश्यकता है। ये जो है सतत आकलन का उद्देश्य होता है। आगे, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? तो बच्चों के भाषाई क्षमताओं में विश्वास, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना नहीं, डिट्टो तो कराना ही नहीं, कॉपी कराना ही नहीं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास कराना है ना। तो भूकंप आने पर जो तबाही हुई इसके बारे में अपने अनुभव को लिखना। तो बच्चों के अनुभव पर आधारित अगर कोई बातें की जाए तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो यहाँ पे अपने अनुभव पर बच्चा सोच सोच के लिखेगा, जो कि इसे अवसर मिल रहा है, तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा और इसका जो है आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है क्या? संस्कृत आधार नहीं पूछा है, तो सांस्कृतिकता तो होती है, स्वाभाविकता होती है, सहजता होती है, जबकि कुशलता नहीं होती। कुशलता तो बाद में लाई जाती है। आगे है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ व्याकरण आधारित होता है, वक्ता पर निर्भर होता है, शब्दकोश के अनुसार होता है। देखो, वाइगोत्स्की महोदय अगर दिख जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक स्कैफोल्डिंग यम-के-ओ जेड-पी-डी ये सभी दिख जाए तो वहाँ हमेशा कौन से मानववैज्ञानिक सही होंगे? वाइगोत्स्की। क्या क्या देखना है? सामाजिक शब्द दिख जाए या फिर जेड-पी-डी दिख जाए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या यम-के-ओ दिख जाए, मोर नॉलेज अदर, या स्कैफोल्डिंग दिख जाए, तो इसको देखते ही क्या लगाना है? वाइगोत्स्की महोदय को सही लगाना है। तो इसमें जो है इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के से उपजता है। आगे है, भाषा सीखने की क्षमता का विकास जो है जन्मजात होती है, ये विचार किसने दी है? तो ये नोम चोमस्की महोदय हैं। अब नोम चोमस्की के लिए मैं इम्पोर्टेंट बातें बता दूं। इन्होंने बताया है कि बच्चे जो है एक कोरा कागज़ की तरह नहीं होते, बल्कि इनके अंदर एक लैड नामक डिवाइस पाई जाती है। कौन सी लैड? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस पाई जाती है। पहले के मनोवैज्ञानिक मानते थे कि बच्चे जो है कोरे कागज होते हैं और टीचर जो है उस पर उसका मर्जी जो मन करता वह लिख देता है, जबकि नोम चोम्स्की महोदय हैं, इन्होंने भाषा के विकास में यह बताया कि बच्चे कोरा कागज नहीं होते हैं, बल्कि अपनी एक समझ के साथ इनके मस्तिष्क यह जो है विकसित होते हैं। और इस बच्चे के अंदर एक लैड नामक डिवाइस पाई जाती है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, जो भाषा अधिग्रहण डिवाइस। और इन्होंने बताया कि भाषा जो है जन्मजात क्षमता होती है, तो इसमें जो है नोम चोम्स्की महोदय सही हो जाएंगे। और जन्मजात शब्द दिख जाए, ट्रिक लिख लीजिए। अगर जन्मजात ट्रिक दिख जाए शब्द, या फिर लैड दिख जाए, या भाषा की क्षमता जन्मजात दिख जाए, तो ये देखते ही किसको लगाना है? चोम्स्की महोदय को सही लगाना है। और इन सब का जो है इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख करके सीटेट में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चर्चा ही कर लूँ। थार्डाइक महोदय बिल्ली पर प्रयोग किए थे, स्किनर महोदय चूहे पर प्रयोग किए थे, पावलोव महोदय कुत्ते पर प्रयोग किए थे। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिए हैं? स्किनर महोदय। और क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिए हैं? तो पावलोव महोदय। और थार्डाइक महोदय जो है अधिगम के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए? नहीं, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे संरचनात्मक यानी आलोचनात्मक
या मस्तिष्क के सामाजिक मस्तिष्क उद्दीलन की बातें हो रही है कि बच्चे जो है सोचकर इसका आंसर दे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और लिखावट को सुंदर बनाने तो करना नहीं, इसका कोई वो नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं, तो इसमें जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो यहाँ पे भाषा क्षमता का आकलन करना है, और ये तो होगा नहीं। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए मुझे कहानी नहीं, फेरी वालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय। अब यहाँ पे अभिनय कराना है, यानी प्रस्तुत कराना है, रिप्रेजेंट कराना है, स्वयं में जो है कराना है। तो ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है क्या। कक्षा में अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता नहीं, कम से कम 2 भाषाओं की शब्दकोश नहीं, सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो अभी हमने समझा है कोई ऐसा स्कूल जहाँ पे कई सारे संस्कृत के बालक आ जाएं, कई सारे बहुभाषी बालक आ जाएं, तो उनको आपको एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं लेना, बल्कि एक अच्छे पॉजिटिव के रूप में लेना है। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय एक महत्वपूर्ण है क्या। पाठों की संख्या सीमित नहीं, व्याकरणिक नहीं, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड से खत्म कर देते हैं। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं नहीं, विधागत विविधता होना। तो विविधता शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो विविधता देखते ही ट्रिक मार देते हैं सही का। तो इसमें जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोग होता है जब बच्चे उस पर बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, ठीक है, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें, भाषा का अनुकरण कराना ही नहीं, उसे बहुत सरलता से समझ सके नहीं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग उस पर बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, ये पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक किस पर बल देंगे। तो किस पर देंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो मौखिक परीक्षा नहीं, जांच सूची नहीं, लिखित सूची नहीं, पोर्टफोलियो पर। किस पर, पोर्टफोलियो पर जो है आकलन करना कि बच्चे की जो पोर्टफोलियो क्या होता है, यह एक डायरी होती है जिसमें बच्चे की सभी हरकतें लिखी हुई होती है, मम्मी पापा इसकी क्या हरकत है, कौन सी खेल इसको पसंद, ये सारी चीज़ें बच्चों के बारे में लिखी जाती है, सारी चीज़ पोर्टफोलियो में। तो अगर हिंदी भाषा का आकलन करना तो उसके पोर्टफोलियो को देखा जाए, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्ति देखते ही गलत मारा जाए, विभिन्न संदर्भ, ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया, तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सरल होता है, यह सीखा जा सकता है, या कठिन होता नहीं, यह सहज होता है। भाषा एक सहज और सरल, ये सभी जो है इसकी यू है, तो सहज दिख गया तो सहज पर जो है प्रियॉरिटी देंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न कौन सा है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए लिखिए, ये तो है बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे कमज़ोर पूछा है, समाचार चैनलों के कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार लिखें। तो अपनी चीज़ें जो करना हो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। लेखक ने अपने जीवन की किन 2 घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया, ये नहीं कोई है। दोनों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकते, ये भी अपने हिसाब से बताना है। इसमें जो है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सबसे कमज़ोर पूछा है तो थर्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ
बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का विकास कर सके, कुछ पूर्वाग्रह संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य से, कुछ पूर्वाग्रह संदेशों पहुंचाने के उद्देश्य ना रखते हो। तो ये वाला है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का संबंध किससे है? तो अर्थ से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। अगला क्वेश्चन, वाणी अस्थायी होती है और डॉट 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 भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो इसमें क्या होगा? पारंपरिक नहीं, मौखिक नहीं, शास्त्रीय नहीं, लिखित हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि भाषाओं को विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः क्या है? तो गहरा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, मोना अक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है? तो उससे लिखना रुचिकर नहीं लगता, ऐसा थोड़ी है। विचारों अस्पष्टता, मात्राओं का ज्ञान, उसके विचार और लिखने के गति में सामंजस्य नहीं है। जिस प्रकार जैसे एक होता है बच्चे, जैसे गेंद पकड़ते हैं हम लोग, गेंद ना पकड़े बल्कि अगर नाक पे गिर जाए, गेंद कहीं और जा रहा है, मतलब शरीर और मस्तिष्क का कॉम्बिनेशन ना बन पाए, उसी प्रकार जो उसके विचार और लिखने की गति में समन्वय सामंजस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या? बच्चों में कहानियों को शब्दों से दोहराने की क्षमता का विकास करना। शब्द से कराना, ये तो दोहराना और न कराना ही नहीं है। यांत्रिकता, देखते ही गलत मारना। नियमों को कंठस्थ करवाना, कंठस्थ करवाना ही नहीं, देखते ही गलत। पाठों को पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास कराना ही, रेगेड नहीं कराना। बच्चों में समाज के साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देखते इसको सही। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्या? तो संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक निष्क्रिय होता है, एक सक्रिय। सक्रिय में परिवार, मित्र, शिक्षक, ये सभी पास पड़ोस ये सभी आते हैं। जबकि निष्क्रिय में पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जो है संचार, जो है एयरलाइन, ये सभी जो है निष्क्रिय में आते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं? तो संचार माध्यम। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार, देखो मैंने बोला अगर वाइगोत्स्की दिख जाएंगे तो कहीं भी भाषा सामाजिक शब्द दिख जाएगा तो देखते ही इनको क्या मारना है? आंसर सही, क्योंकि इन्होंने बताया था कि बच्चों में भाषा का विकास समाज से ही इंटरेक्ट करके होता है। आगे, बच्चों की भाषा का प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना, यह किसका उदाहरण है? तो बच्चों की भाषा त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया देना, तो भाषा शिक्षा का परम दायित्व नहीं, जरूरी है इसमें बच्चों की भाषा के में सुधार नहीं, जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बच्चे स्वयं सब सीख नहीं, तो बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, ये सही है। क्योंकि बातें भी कहा जाता है कि जो यांत्रिकता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यांत्रिकता करने से बच्चे जो है बोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ भी हमने बताया वाइगोत्स्की दिख गए, सामाजिक दिख गया, तो देखते ही आंसर सही है, क्योंकि इन्होंने बताया था बच्चे जो है समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। आगे, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है, अब यहाँ पे मैंने अभी इसके शुरू स्टार्टिंग में बताया था, लिखने में कठिनाई को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। याद कैसे करेंगे? तो इसमें जो है डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चा लिख नहीं पाता, जैसे लिखना रहेगा, जो है कुछ भी लिखना रहेगा उसको उल्टा पुल्टा लिखता है, तो लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिसलेक्सिया क्या है? तो कैलकुलेटर यानी गणना संबंधी विकार को डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया यानी पठन संबंधी अगर विकार है तो उसे डिसकैलकुलिया कहेंगे। और मंद बुद्धिता, तो ये तो बच्चे के अंदर जो है मंद बुद्धि यानी बुद्धि जो है 30-40 के आसपास है, तो इसे जो है मंद बुद्धिता कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर डिस्ग्राफिया हो जाएगा। आगे,
भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा और लिपि के बारे में बताना है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता नहीं, एक लिपि के कई भाषा हो सकते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती नहीं, एक लिपि के कई भाषा होते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए केवल शब्द भाई दिख गया तो इनको देखते ही गलत मारिए। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता, हाँ सही है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि मानक शब्द दिख जाए तो देखते ही गलत, ये ऑप्शन वैसे ही गलत। व्याकरण भाई शब्द दिख जाए तो देखते ही गलत, इनको पढ़ना ही नहीं है। विविध भाषाओं के लिए विविध शब्द तो पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इसका 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न क्या कह रहा है? तो यह प्रश्न कह रहा है, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता नहीं, अत्यधिक महत्व नहीं, बाहर की दुनिया और कक्षा से जोड़ता है, ये सही ऑप्शन है। बहुत जटिल, ये भी नहीं, तो सी यानी 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? इसमें बताना, लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बारे की, तो ये वास्तविकता से संबंधित है, रियलिटी से संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन जो है 2nd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? भिन्न भिन्न समास नहीं, भिन्न भिन्न शब्द नहीं, भिन्न भिन्न छंद नहीं, भिन्न भिन्न भावभूम। तो जिस प्रकार से सुर ताल लय होता है उसी प्रकार से अगर करेंगे तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होता है। आगे है, पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन क्या है? तो अर्थ को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकाल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? उसे डांटना तो है ही नहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, ऐसा तो करना ही नहीं है। रागिनी को समझाएं कि यह चापकाल नहीं, हैंडपंप नहीं। संपूर्ण कक्षा को बताएंगे हैंडपंप को चापकाल भी कहा जाता है, ऐसा जो है बताएंगे। आगे है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है? बच्चे धीरे धीरे खामोश हो जाते हैं। हाँ ये तो बात सही है, अगर किसी को बार बार टोकोगे तो वो सोचेगा अब क्या बोले, जाने तो अभी टोक देंगे, तो बोलना क्या कर देता है, बंद कर देता है। उनके भीतर आत्मविश्वास तो नहीं, त्रुटियाँ समाप्त नहीं, त्रुटि, तो इसमें जो है 1st ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।